नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत और चाइना का ट्रेड के बारे में कि हमारी ट्रेड इन कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं। व्यापारिक जो साझेदारी है, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या चीन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या ये इन सब चीज़ों की जानकारी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। और ये मुद्दा अभी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अभी हम लोग बॉयकॉट चीन जैसे तमाम मुद्दों पे काम कर रहे हैं। चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है कि चीन के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ लो, सब कुछ कर लो। तो क्या ये सब चीज़ें, क्या चीन के साथ हम लोग अपनी व्यापारिक समझौता तोड़ने से क्या हमें फ़ायदा होगा या क्या हमें घाटा होगा, हमारी इकोनॉमी को क्या झटका लगेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक नज़र देखते हैं पहले। तो देखिए, जहाँ तक बात है कि कोई भी मुल्क का भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता है, क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी के क्रम में एशिया की दो महान उभरती हुई शक्तियां, जो कि आने वाले समय में वर्ल्ड पावर हो सकती है, तो ये दोनों भी अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को डेवलप नेशन की श्रेणी में लाने के लिए जी तोड़ अथक परिश्रम मेहनत किए। अब ये भी आपको पता है कि विश्व में नंबर 1 नंबर 2 तो चाइना और इंडिया ही है पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब और जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनकी पर कैपिटा ग्रोथ या परचेजिंग पावर पैरिटी, जो पीपीपी जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि जितने लोग होंगे उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ही होगा। अब इसके लिए सामान बाज़ार में उस लायक का सामान होगा। और ये जहाँ तक हमें ये भी मालूम है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही मिनिमल आय पाते हैं। हमारी जीडीपी बहुत ही कम है, तो बहुत सारे लोग आईफोन नहीं खरीद सकते। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोग आईफोन नहीं खरीद सकते, तो उन्हें रियलमी, ओप्पो और रेडमी से काम चलाना पड़ता है। तो इसलिए चाइना का एक तो सबसे बड़ा बाजार चाइना खुद है, दूसरा चाइना का बाजार सबसे बड़ा बाजार हम इंडियन है। इंडियन मार्केट चाइना के लिए एक अवसर था। अवसर ऐसा वैसा नहीं है, अवसर तो ऐसा है कि हम लोग दीपावली मनाते हैं और दिया चीन से खरीद कर लाते हैं। जो सीरीज लैंप लगाते हैं वो सारा चीन से खरीद कर लाते हैं। तो चीन का हमारे मार्केट में एक चीनी प्रोडक्ट घर घर का हाउस होल्ड नेम हो चुकी है आज के डेट में। तो इसी तरह ये दोनों करते करते इंडिया और चीन आपस में बायलैटरल ट्रेड करते करते 2008 तक चीन जो हमारा था, ये एक लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है। जैसा कि आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि चाइना इमर्ज लार्जेस्ट गुड एंड ट्रेडिंग पार्टनर बाय 2008। और 2008 के बाद से टिल नाउ 12 साल हो गए, 2020 चल रहा है, चीन हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। मजबूरी का हो या वक्त की नज़ाकत का हो या हम उस कैपेबल नहीं हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अभी एज अ भारतीय होने के नाते हमें ये मालूम चला कि क्लोरोक्विनीन नाम की एक मलेरिया की दवा आती है, जिसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन भारत करता है। ये बातें सुन के एज एन इंडियन हम लोग बहुत खुश हुए थे, पर जहाँ तक इसकी जब हकीकत सामने आई तो हमें मालूम चला कि इसको बनाने में जो एपीआई लगती है, जो रॉ मटेरियल लगता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम चीन से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ टेबल में कुछ डेटा लेकर आया हूँ। सारे डेटा $1 बिलियन में है, US $1 बिलियन में है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक का डेटा है अभी हमारे पास। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इंडिया का जो चीन को एक्सपोर्ट किया गया है सामान, वो लगभग कांस्टेंट है, 16.41, 13.39 और 16.32, लमसम ऐसा ही है। लेकिन इंडिया का जो इंपोर्ट होता है चाइना से, वो बहुत ज़्यादा है, करीब 3 गुना ज़्यादा, कई जगह तो ये 4 गुना ज़्यादा है। तो ट्रेड इम्बैलेंस बहुत है हमारे पास। तो हमारी जो ट्रेड इम्बैलेंस है और वो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 37.83 बिलियन डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस हम लोगों ने रखा है, 44.87 बिलियन डॉलर का है। तो इससे एक आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि हम लोग, चीन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और हम चीन से उस लायक कमा नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह है क्या, इसकी वजह के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी देश अगर आप आपस में व्यापार करता है, हम लोग WTO के एग्रीमेंट से बंधे पड़े हैं और इन सब के बीच में ये एक WTO के समझौते के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी देश एक दूसरे देश से क्या कहते हैं, बायलैटरल ट्रेड बंद नहीं कर सकता। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये एक मजबूरी है कि वो खुलकर डायरेक्ट रूप से ये नहीं कर सकती कि हम अपने सारे संबंध चीन से तोड़ सकते हैं। ये WTO के उस एग्रीमेंट के खिलाफ होगा। तो कोई भी देश अगर दूसरे देश से ट्रेड करता है तो वो अपना म्यूचुअल बेनिफिट चाहता है कि मतलब जितने का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतने का हम एक्सपोर्ट भी करें, पर हमारे यहाँ ये नहीं होता है। इसका एक रफ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन के साथ जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे जनवरी टू सितंबर के बीच में, 2019 के बीच में, वो चीन का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में है वो करीब 0.19 बिलियन डॉलर के आसपास का है। ये डायरेक्ट रूप से है और क्यूमुलेटिव रूप से, क्यूमुलेटिव में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, MOU एंड ऑल दिस के मुकाबले मिलाकर ये करीब 5.08 बिलियन डॉलर के आसपास का आता है। हालांकि इसके विपरीत जो इंडियन इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पे किया गया है चीन में, भारत कंपनी के द्वारा या फिर मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से, तो ये क्यूमुलेटिव जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो 0.92 बिलियन डॉलर मात्र है। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि 4.16 बिलियन डॉलर का गैप है हमारे पास। तो अब ये छोटी अमाउंट नहीं होती है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हम लोग चीन से कहाँ कितना पिछड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आप खुद भी समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आते हैं कुछ मुद्दों पे, जैसे हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। तो अभी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब जो तमाम सुधार आए थे इकोनॉमी को सुधारने के लिए विश्व स्तर पे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें थी कि किसी भी कंट्री का कोई भी जो बिजनेस है वो किसी भी कंट्री में ग्लोबल तौर पे वो काम कर सकता है। तो इसी के कड़ी में हमारी जो बैंक है, इंडियन बैंक, वो भी चाइना में कारोबार कर रही है। लेकिन हम सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जो है, उसे ही सिर्फ ऑथराइजेशन मिला था कि वो लोकल करेंसी में काम कर सके चीन में। और ये SBI की जो ऑफिस है वो संघाई में एक ऑफिस है जहाँ से ये लोकल करेंसी, चाइना की जो लोकल करेंसी है उसमें वो बिजनेस कर सकते हैं। मतलब चीन के लोग SBI में जो संघाई की ऑफिस है वो उस संघाई की SBI ऑफिस में खाता खोल सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके विपरीत ICBC बैंक है, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन बैंक ऑफ चाइना, ICBC बैंक है, जिसकी ऑफिस है मुंबई में। और इसको लाइसेंस मिला था RBI के तहत 15 सितंबर 2011 को। ये यहाँ पे काम कर रहे हैं इन इंडियन करेंसी। जुलाई 18
2018 में बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस मिल चुकी थी आरबीआई के तहत कि वो भी अपना एक ब्रांच यहाँ पे इंडिया में खोले और वो काम करे। आईसीबीसी अभी सेकंड ब्रांच न्यू दिल्ली में खोलने की तैयारी में है, पर इसके लिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस जो भारत सरकार की एक अभिन्न अंग है, तो यहाँ पे अभी उसका ये विचार कंसिडरेशन के लिए पेंडिंग पड़ा है। अब देखिए टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आउटबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री है। मतलब चीन के लोग पैसा कमाते हैं तो उसको उड़ाने में भी विश्वास रखते हैं, वो देश विदेश को घूमने में विश्वास रखते हैं। ये एक रफ आंकड़ा है चीन की सरकार की कि 2018 में करीब उनके 140 मिलियन लोग विश्व की सैर पर निकले थे। अब विश्व की सैर पर निकले तो सबसे बड़ी बात है वो ऐसे तो घूम के नहीं आएंगे, तो जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इन्होंने पैसे खर्च किए और उसकी इकोनॉमी को बढ़ाया। इसी आंकड़े के अनुसार चीन की सरकार ये भी कहती है कि हमारे 2,25,000 लोग भारत के दौरे पे गए थे। तो करीब हम लोग एक रफ आंकड़े के अनुसार 550 मिलियन डॉलर हम लोग चीन से टूरिज्म इंडस्ट्री के तौर पे कमाते हैं। और जहाँ तक बात है भारत की, तो हमारी जो टूरिज्म है वो अभी उस लायक नहीं बनी है। और रिन्यूअल ऑफ MOU ऑन कोऑपरेशन इन टूरिज्म ये 2015 में साइन की गई थी मई में, और इसके लिए हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर थे उन्होंने 2018 में चीन का दौरा किया था और वहाँ पे उन्होंने रोड शो की थी बीजिंग में, जियांग में, और लोगों से ये आग्रह किया था कि आप इंडिया आओ। मतलब वहाँ हमारी इंडिया की छवि दिखाई गई थी कि आप भारत आओ, घूमो, हमारे भारत में ये है, ऐसा है। तो अपने टूरिज्म को प्रमोट किया गया था, पर फिर भी अभी हमारी उस लायक की नहीं है। अब फिल्म की बात करते हैं तो 2015 में हम लोगों ने वहाँ पे फिल्में रिलीज की थी, जैसे पीके, धूम 3, पीके जो आमिर खान की एक मूवी थी, तो उसको बड़ा वहाँ पे सपोर्ट मिला था। उसी तरह हम इंडिया और चाइना के बीच की एक को प्रोडक्शन फिल्म आई थी 2016 में, जिसका नाम था जुआन जैंग। तो ये फर्स्ट को प्रोडक्शन फिल्म 2016 में बनी थी, जिसमें कि इंडिया और चाइना के लोग दोनों मिलकर इसे बनाए थे। और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि इस फिल्म को एज अ कंटेंडर टू रिप्रेजेंट मेनलैंड चाइना फॉर बेस्ट फॉरेन फिल्म एट 89th अकेडमी अवार्ड 2017 के लिए भेजा गया था। पर अफसोस की बात यह है कि वो जीत नहीं पाई, पर एक्चुअली हमने पहल की थी। तो ये सब एक स्कोप दिखाता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनीज के बारे में। तो हमारी कुछ कंपनी चाइना में काम कर रही है और अच्छा कमा रही है, जैसे ऑरबिंदो फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी लैब है, मैट्रिक्स फार्मा है, भारत फोर्ज है, इन्फोसिस है, TCS है, रिलायंस है, विप्रो है, एपटेक, महिंद्रा सत्यम, टाटा सन्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुजलोन एनर्जी, सुंदरम फास्टनर, ETC। तो ये कुछ कुछ कंपनियां हैं जो कि चीन में काम कर रही हैं। उसी तरह जो चाइनीज़ की कंपनी है सीनो स्टील, सॉगोंग, बॉसन आयरन एंड स्टील, सैनी हैब इंडस्ट्री लिमिटेड, चोंगिंग लिफान इंडस्ट्री लिमिटेड, तो ये सब भारत में काम कर रहे हैं। अब आपको ये भी एक कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि चीन ने हमारे यहाँ जो इनकी एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री थी, इन्होंने 500 करोड़ का सामान खरीदा और उसे डेवलप करके 1500 करोड़ रुपए कमाए। तो चलो ये तो चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 75% एज पर इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट, और मतलब थिंक टैंक, सॉरी नॉट इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट, बहुत सारे थिंक टैंक हैं पूरे विश्व में जो कि बहुत सारे चीज़ों पे डेटा एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उनके मुताबिक ये कहा गया था कि इंडियन मोबाइल मार्केट का करीब 75% चाइनीज स्मार्टफोन ही डोमिनेट करते हैं। आज 10 में से करीब 7 फ़ोन तो आपको चाइनीज ही मिलेंगे लोगों के हाथ में। रेडमी, BBQ, जिसके अंदर रियलमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सब सारे आते हैं। तो लेनोवो,
तो इन सब की मार्केट अभी इंडियन बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। मतलब 75% तो अब इंडियन स्मार्टफोन में आप यही पाओगे। उसी तरह जेटी हुबाई एक कंपनी है जो कि मोबाइल भी बनाती है, प्लस टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ी नामचीन कंपनी है जो पूरे विश्व में काम कमा रही है। और हुबाई को ही इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था कि ठीक है, आप उसको पूरा टेंडर मिला था कि आप 5G ऑपरेशन इंडिया में कंडक्ट करो, फिजिबिलिटी निकालो। वो सारा टेंडर उसको दिया गया था। हायर है, एसी वगैरह आती है, TCL आती है, etc. इज ए हाउसहोल्ड नेम इन इंडिया। तो और एक चीज़ ये भी पॉइंट है कि मेजोरिटी ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स बी परचेज फ्रॉम चाइना, टॉय, कैंडल, लैम्प। आप ये भी देख सकते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन कंट्री कम थ्रू डायरेक्ट रूटेड एंड थ्रू कॉर्पोरेट पेनिट्रेशन इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब चाइना इंडियन स्टार्टअप को भी बहुत सहयोग करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि पेटीएम बहुत जानी पहचानी नाम है इंडिया में। पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम। तो इसमें भी अलीबाबा, जो कि एक चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, विश्व में नाम आता है। तो अलीबाबा ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था। ओला में चाइना यूरेशिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड और दीदी चूसिंग नाम की कंपनियां ओला में इन्वेस्ट की है। अभी आप लोग ये भी जाने होंगे कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो सेवरल करोड़ का MOU साइन किया है चाइनीज कंपनी के तहत। तो हम हर एक जगह ये देख रहे हैं कि जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है वो भारत की और इंडिया की वो 2018 की करीब $57.86 बिलियन के आसपास आ रही है। मतलब हम बहुत पिछड़ रहे हैं। $57.86 बिलियन इज ए वेरी हाई अमाउंट, और हमारी ट्रेड डेफिसिट 2018 में इतनी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो ट्रेड के तौर पे अगर इंडिया और चाइना के बीच में अगर हमारी ट्रेड नहीं होगी तो इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा भाग, करीब $60 बिलियन रुपीज़ हम चीन को दे रहे हैं। उसके बदले हमें चीन को कुछ नहीं मिल रहा है। तो चाइनीज एक्सपोर्ट टू इंडिया इज $68 बिलियन, व्हाइल इंपोर्ट 16.32 बिलियन। तो हमारे एज एन इकोनॉमी को बचाने के लिए और हमें कुछ बढ़िया करके निकलने के लिए तो हमें चाइनीज़ ट्रेड पे निर्भरता तो कम ही करनी होनी चाहिए। पर WTO के एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए ज़रूरी अब क्या है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जिस तरह हम चीन पे निर्भर क्यों हैं, क्योंकि चीन के पास आप सुई से जहाज़ बना लो, उनके पास ईच एंड एवरी सामान आपको मिल जाएंगे, एंड डेट टू एट चीप कॉस्ट। अगर वो चीज़ हम इंडिया में बनाते हैं तो किसी चीज़ की अगर कीमत 10 रुपये आती है तो चीन वो सामान को 2 रुपये में बना लेता है। एंड हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है या इंडियन पीपल है, तो मेजोरिटी मिडिल क्लास, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो हर एक सामान को खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च कर सकें। तो वो चाहते हैं कि अगर कोई सामान हमें 10 रुपये में मिल रही है तो हम वो चीज़ ही ले लें। और ये एक सबसे बड़ा वजह है कि चीन हमारे यहाँ पूरी तरह हमारे मार्केट में छा गया है। तो हमें इस ओर देखना होगा कि सबसे पहले हमें वैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने होंगे। हमें भी विश्व पटल पे हमारे यहाँ वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, वैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने होंगे, तभी हम चीन से ट्रेड को बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता है चीन पे। तो पहले आप उस लायक बनो, उसके बाद आप चीन से ट्रेड बंद करने की बात कर सकते हो, या फिर आप किसी और दूसरे देश पे ये काम कर सकते हो। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल आप देख लो ना कि एक आईफोन अगर आप इंडिया में ले रहे हो, अभी जस्ट रिसेंट एग्जांपल लो, आईफोन SE 2020i जिसकी $399 है, तो वो इंडिया के हिसाब से अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 30-32 हज़ार की फ़ोन पर हमारे यहाँ 42 हज़ार में बिक रही है।
उसके विपरीत लगभग फीचर्स के साथ रेडमी और रियलमी जो फ़ोन लेकर आ रही हैं वो 12-13 हज़ार रुपये में आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई 42 हज़ार रुपये इंडियन कस्टमर, बहुत कम इंडियन कस्टमर होंगे जो 42 हज़ार 45 हज़ार रुपये खर्च करेंगे फ़ोन खरीदने के लिए। उन्हें जब 12-13 हज़ार में ही लगभग सेम फीचर्स के साथ आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी खरीदेगा। तो हमें अपने अंदर, हमारे देश में इन सब चीज़ों को विकसित करनी होगी। उसके बाद ही हम ट्रेड, जो भी हमारी ट्रेड है या बॉयकॉट चाइना है, ये सक्सेस होगा। अब आपकी क्या राय है, आप हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमें ये भी बताएं कि आप कौन सी वीडियो, किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं इन डेप्थ एनालिसिस में। आप हमें बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय हमें बताएं कि क्या हम बॉयकॉट चाइना करके क्या एक अच्छा कदम है या एक बुरा कदम है। थैंक यू।